फोर्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं, एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं। और अब वर्ड यहाँ पर आता है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला कि एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं। मैं अभी आपको बात कर रहा था कि ये मेरे पास पार्टिकल का सीक्वेंस है, मेरे साथ साथ आप भी यहाँ पर इस तरीके से पार्टिकल के सीक्वेंस को किसी भी पेन से आप बनाने की कोशिश करो, आपको समझ आ जाएगा। एनआइसोट्रॉपिक का मतलब पहले ये समझने की कोशिश करनी है आपको कि एनआइसोट्रॉपिक का मतलब होता है कि डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी और डिफरेंट डायरेक्शन। इट मीन्स कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी होती हैं जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल एक्सपेंशन एट्सेट्रा, डिफरेंट डायरेक्शन पर वो फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती हैं, तो इसे बोलते हैं एनआइसोट्रॉपिक है। जो एन वर्ड है कई बार हमें कंफ्यूज कर देता है कि हम इसे एमोर्फस में समझने लगते हैं। मेरे साथ साथ इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमारे पास पार्टिकल हैं, यहाँ पर ये मैंने पॉजिटिव मान लिया, ये मैंने नेगेटिव माना, फिर यहाँ पर मैंने पॉजिटिव माना, फिर यहाँ पर मैं एक नेगेटिव मान रहा हूँ, फिर उस तरीके से मैं एक यहाँ पर पॉजिटिव मान रहा हूँ, इस तरीके से नेगेटिव, अगेन यहाँ पर नेगेटिव बनाया मैंने और ये पॉजिटिव, और यहाँ पर फिर यहाँ ये नेगेटिव मैंने बनाया और यहाँ पर ये पॉजिटिव बनाया। फिर यहाँ ये पार्टिकल जो अपने पास है यहाँ नेगेटिव है और यहाँ पर ये पॉजिटिव है, फिर ये मेरे पास नेगेटिव है। अब मैंने बोला कि सम फिजिकल प्रॉपर्टी, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी मेरे पास हैं, वो ऑल डायरेक्शन, जैसे भी हमारे पास डायरेक्शन आती है वो डिफरेंट डायरेक्शन पर वो फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। सपोज करिए ये मैंने ये डायरेक्शन ली, तो आप देखें नेगेटिव नेगेटिव, फिर मैंने ये डायरेक्शन ले ली, मैंने यहाँ से कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने की कोशिश की, तो यहाँ पर पॉजिटिव, अगेन पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, फिर ये डायरेक्शन ली मैंने यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो गई, तो यहाँ पे देखें आप पैटर्न पूरी तरीके से ना वो आपके पास अलग अलग डायरेक्शन से जब मैं ले रहा हूँ, डिफरेंट डायरेक्शन से ले रहा हूँ, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, थर्मल एक्सपेंशन है, उसकी जो वैल्यू है वो अलग अलग आएगी, क्योंकि पहले पास जो पैटर्न है वो दूसरी बार नहीं है और दूसरी बार पैटर्न है वो पहली बार नहीं है। तो जिसकी वजह से कह सकते हैं यहाँ पर कि एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर होता है। दोबारा से समझिए, डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी कि सम प्रॉपर्टी, कुछ प्रॉपर्टी जस्ट लाइक एज ए थर्मल एक्सपेंशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एटसेट्रा are different in different direction. It is known as the anisotropic in nature. और same direction या same physical property in different direction. ये बात को समझिए आप पूरी तरीके से। जब एमोर्फस सॉलिड में कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं किया जाएगा, किसी भी पैटर्न में पार्टिकल पाए जाएंगे, तो क्या किसी भी डायरेक्शन में उसकी जो प्रॉपर्टी होंगी वो कभी भी डिफरेंट नहीं हो सकती, क्योंकि हर एक डायरेक्शन में अलग अलग चीज़ें हैं। तो सेम फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन इन एमोर्फस सॉलिड, इट इज़ नोन एज द आइसोट्रोपिक इन नेचर, आइसोट्रोपिक इन नेचर। यानी कि सिंपल सी बात है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो हमारे एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं और जो एमोर्फस होते हैं वो आइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं। अब एनआइसोट्रॉपिक क्या होता है कि कुछ प्रॉपर्टी हमारी पास हैं जो डिफरेंट डायरेक्शन पर अगर उन प्रॉपर्टी के मेजरमेंट किया जाता है तो उनकी जो प्रॉपर्टी हैं वो डिफरेंट आएंगी। ये एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर होता है जो क्रिस्टलाइन के अंदर पाया जाता है। और अगर उनकी वो प्रॉपर्टी अगर हम एमोर्फस सॉलिड्स के अंदर देखें, किसी प्लास्टिक के अंदर देखें, तो वहाँ पर वो जो है सेम पाई जाएंगी अलग अलग डायरेक्शन के ऊपर। इसे आइसोट्रॉपिक इन नेचर कहते हैं।
अब जैसे हम बात कर लें कुछ एग्जाम्पल की, तो इसमें हमारे पास एग्जाम्पल वही हो सकते हैं, प्लास्टिक, रबर हो सकता है आपके पास, इसमें हमारे पास NaCl हो सकता है, CaF2 हो सकता है, ZnS हो सकता है। इन सब में आप देखें ये अनआइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं और ये आइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं, ये आइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं। तो ये बेसिकली डिफरेंस था क्रिस्टलाइन और एमोर्फस सॉलिड में। अब हम टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, बेसिकली हमें पढ़ना क्या है यहाँ पर, बेसिकली हमें पढ़ना क्या है कि जो क्रिस्टलाइन हमारे पास है, क्रिस्टलाइन सॉलिड हमारे पास है, इन क्रिस्टलाइन सॉलिड के हमें टाइप पढ़ने हैं। अब हमारे पास जो नया टॉपिक है वो है टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो यहाँ पर हम देखें, यहाँ ये 4 टाइप के बेसिकली हमारे पास होते हैं। पहला हमारे पास कह सकते हैं आयनिक सॉलिड, सेकंड हमारे पास कह सकते हैं मेटेलिक सॉलिड, थर्ड हम बोल सकते हैं यहाँ ये हमारे पास है कोवेलेंट सॉलिड, फोर्थ हम बात करें तो यहाँ पर मोलिकुलर सॉलिड्स हमारे पास होते हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली 4 टाइप हमारे पास हैं, ये हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड के। क्रिस्टलाइन सॉलिड में आयनिक सॉलिड आप बात करें कि किन किन के बीच हो सकता है, बन सकता है, भाई सिंपल सी बात है, आयनिक सॉलिड है तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सो वेरी हाई, यानी कि आयनिक सॉलिड है तो मेटल और नॉन मेटल के बीच ही बना होगा, यानी कि एक आपके पास पॉजिटिव आयन होगा और दूसरा आपके पास नेगेटिव आयन होगा। अब मेटल के बाद है तो सिंपल सी बात है, मेटल के बीच बनने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारे पास मेटेलिक सॉलिड्स कहलाता है, मेटेलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाता है। और जो कोवेलेंट आपके पास बात करें कोवेलेंट की, तो सिंपल सी बात है ये नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच ही होगा, नॉन मेटल के बीच होगा। और सिंपल सी आप बात करें यहाँ पर मोलिकुलर सॉलिड की, तो ये तो सिंपल सी बात है मोलिक्यूल्स के बीच भी होगा, मोलिक्यूल्स के बीच होगा। जैसे आपका P4 हो सकता है, S8 हो सकता है, H2 हो सकता है, Cl2 हो सकता है। तो यहाँ से बात करें ये मोलिकुलर एक तरीके से सॉलिड्स आपके पास यहाँ हो सकते हैं। अब दूसरी बात, पहली पॉइंट हमने जो अभी बताया आपको कि जो किन किन के बीच होता है, कौन कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच पाया जा सकता है। भाई यहाँ पर सिंपल सी बात, पहला पॉइंट आपने पढ़ा, दूसरा पॉइंट आप ध्यान से समझने की कोशिश करें, अगर मेटल और नॉन मेटल के बीच है तो सिंपल सी बात है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच पाया जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच पाया जाएगा। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयनिक सॉलिड्स के अंदर पाया जाता है। अब यहाँ पर मेटल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जैसे हमने एक आयरन की रोड ले ली है, तो आयरन की रोड में आप देखें यहाँ पे Fe के पार्टिकल यहाँ पर है, पूरे Fe के पार्टिकल उस आयरन रोड में बिल्कुल बिखरे हुए हैं, जस्ट लाइक एज ए कर्नेल, जैसे सी ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरह बिखरे हैं। वो कैसे, मैं अभी उसको समझाता हूँ। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, मेटेलिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि मेटल के बीच यहाँ पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। तो यहाँ पर अब ये नॉन मेटल के बीच है, तो सिंपल सी बात है यहाँ पर एक कोवेलेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, कोवेलेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और यहाँ पर वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपके पास में पाया जाएगा। तो यहाँ बेसिकली जो आपके पास, अगर हम इनको इस तरीके से थोड़ा सा क्लासीफाई करके समझने की कोशिश करेंगे, सेपरेट करने की कोशिश करेंगे, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से बात समझ में आने वाली है कि जो आयनिक सॉलिड होते हैं ये आयंस के बीच बनते हैं। जैसे कि एक NaCl ले लिया आपने, NaCl, तो NaCl के अंदर क्या है, 2 आयन है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो Na पॉजिटिव जो होगा आपके पास कैटायन होगा जो मेटल से ऑब्टेन होता है, जो Cl नेगेटिव और नॉन मेटल है जो आपके पास में एनायन
इसको बोलते हैं हम यहाँ पर। तो इनके बीच जो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर एक क्रिएट होता है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है या आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। पर क्या होता है मेटेलिक सॉलिड में, क्या होता है कि मैंने बोला कि एक मेटल की रोड है, तो मैंने बोला कि Fe है, तो सपोज करो Fe2 पॉजिटिव के रूप में और Fe3 पॉजिटिव के रूप में ये पाए जा रहे हैं इसके अंदर पार्टिकल। तो क्या है, ये Fe का पार्टिकल है भाई, सिंपल सी बात है। यहाँ पर 2 पॉजिटिव है, कहीं पर Fe ऐसे करके 2 पॉजिटिव है, फिर कहीं Fe ऐसे 3 पॉजिटिव है, इस तरीके से Fe3 पॉजिटिव है, यहाँ पर Fe2 पॉजिटिव है। तो ये इलेक्ट्रॉन, अब इन्होंने Fe ने क्या किया, पूरी रोड के अंदर अपने इलेक्ट्रॉन इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर छोड़े हुए हैं, मतलब लूज किए हुए हैं। अब वो इलेक्ट्रॉन कहाँ गए हैं, वो इलेक्ट्रॉन क्या है, वो यहाँ पर इस जो खाली स्पेस है, जितना भी स्पेस है, वो इस तरीके से बिखरे हुए हैं। इसे बोलेंगे इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इलेक्ट्रॉन क्लाउड के रूप में ऐसे बिखरे हुए हैं जैसे समुद्र में पानी, इस पूरे खाली स्पेस के अंदर वो इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए हैं। और बिखरने की वजह से क्या होगा, इसको बोलेंगे कर्नेल। जो पॉजिटिव Fe पॉजिटिव पार्ट है, इसको बोलेंगे कर्नेल। और ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये बिखरा हुआ है, ये पूरी तरीके से कंडक्टिविटी का कारण है। मेटलिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन क्लाउड ही पूरी तरीके से ये मूवमेंट करता रहता है, और जिसकी वजह से ये मेटलिक जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। पर NaCl जब सॉलिड स्टेट में होता है यहाँ पर, तब यहाँ पर कोई भी Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सो वेरी क्लोज, और क्लोज होने की वजह से ये सॉलिड फॉर्मेट में पाया जाएगा। और सॉलिड NaCl क्या होगा, वहाँ पर करंट पास करेंगे तो वो करंट पास नहीं होगा। अगर इसको हीट कर दें आप नियर अबाउट 700 से 800 समथिंग टेम्परेचर देने के बाद में ये मेल्ट होना यहाँ पे शुरू हो जाएगा। और मेल्ट होने के बाद में Na पॉजिटिव और NaCl ये अपने आयनों में ब्रेक डाउन, NaCl अपने आयनों में ब्रेक डाउन हो जाएगा, और आयन के मूवमेंट की वजह से इनमें कंडक्टर करंट पाया जाएगा। यानी कि NaCl लिक्विड फॉर्म में जब अपने आयन में आ जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव आयन में, इन आयन के आ जाने की वजह से यहाँ पर करंट पास हो सकता है। मगर सॉलिड फॉर्म में NaCl के अंदर करंट पास नहीं होता। अगर हम कोवेलेंट की बात करें, यहाँ कोवेलेंट थर्ड हमारे पास आता है, कोवेलेंट सॉलिड, कोवेलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये जो अपने पास होता है, इसका एक सिंपल सा एग्जांपल पहले हम बात करें। ग्रेफाइट हो सकता है, डायमंड हो सकता है, डायमंड। तो डायमंड में ये सिलिका हो सकता है, सिलिका, यहाँ पे ये सिलिका पार्टिकल, जो सिलिका होता है, यानी कि सिलिका के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है SI कार्बन के अंदर ये। अब यहाँ से भी कई क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं, जैसे कि डायमंड की बात करें, आप ग्रेफाइट की बात करें। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बिहाफ पर देखें तो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, हाई होगा। यहाँ पर अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो हाई होगा, क्योंकि आयनिक बॉन्ड हो रहा है, वो मेटलिक बॉन्ड बन रहा है, तो ये भी हाई होगा, ये भी हाई होगा। अब यहाँ पर अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें, इसका BP और MP की बात करें, तो यहाँ पर होगा हाई आपके पास में। यहाँ पे बात करें भाई, इसके हिसाब से तो कोवेलेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, हाई नहीं होना चाहिए। पर मैं बताता हूँ, यहाँ पर फोर्स ऑफ एक्सेप्शन को छोड़ करके वेरी हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा कम फोर्स, बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा आपके पास में, क्या होगा, वेरी हाई होगा। और आप जानते हैं डायमंड के अंदर करीब 4000 के करीब 3 और 4000 के करीब इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, और वो एक वेरी हाई है क्योंकि इसकी कैटिनेशन प्रॉपर्टी होने की वजह से। और सिलिकॉन, उसके बाद सिलिकॉन का भी 1500-1600 के करीब आता है। अगर ग्रेफाइट डायमंड की बात करें तो डायमंड के बाद सीधी सी टंगस्टन का होता है, करीब 3500-3500 के करीब इसका जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो डायमंड इज़ वेरी हाई। अब एक क्वेश्चन होता है भाई, क्या कारण है डायमंड का जो बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, ज़्यादा होता है, हाई होता है, क्यों? क्योंकि उसके स्ट्रक्चर के बिहाफ पे, डायमंड का जो स्ट्रक्चर है वो अपने स्ट्रक्चर के बिहाफ पर, इस वजह से होने की वजह से कार्बन का
इस तरीके से उसका एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है, और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनने की वजह से यहाँ पर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनने की वजह से क्या होगा, वो हाई मेल्टिंग पॉइंट रखेगा। अब दूसरा क्वेश्चन इससे आता है यहाँ पर कि डायमंड का जो क्या कारण है कि जो डायमंड होता है वो कंडक्टर नहीं होता, जबकि ग्रेफाइट कंडक्टर होता है। कंडक्टिविटी का रीजन जो होता है, इसके 4 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर कार्बन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और डायमंड के केस में ये 4 के 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई होते हैं। पर इन केस ऑफ ग्रेफाइट, अगर हम ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर के भी यहाँ पर देखें, ऐसे देखें, तो केवल और केवल उसकी शेप को अगर हम ध्यान से देखें तो केवल और केवल 3 इलेक्ट्रॉन ही ऑक्युपाई होते हैं। हर एक कार्बन के पास में आप देखिए 1 फ्री इलेक्ट्रॉन है। इस फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से आप आसानी से कह सकते हैं कि कोवेलेंट में ग्रेफाइट जो होता है उसके पास में 1 फ्री इलेक्ट्रॉन है। 1 फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये कंडक्टर होता है। और जो डायमंड अपने पास है, इस डायमंड के पास 1 2 3 4, उसकी शेप को जब देखेंगे एनसीईआरटी बुक से, तो उसकी शेप को देखेंगे तो 4 के 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई हैं पूरी तरीके से। और यहाँ ग्रेफाइट के अंदर आप देखेंगे 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई नहीं है, आपके पास में यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई हैं, 1 फ्री इलेक्ट्रॉन है। इस फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर जो होगा आपके पास में ये बताएगा कि यहाँ पे 1 फ्री इलेक्ट्रॉन है, और 1 फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से कंडक्टर है। दूसरी बात, इसकी तो बात ही नहीं कर रहे भाई, ये तो वीक वन डार वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो हमने पहले से ही क्लास 11th में पढ़े हुए हैं कि वीक वन डार वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन कौन से होते हैं। और हमने देखा कि यहाँ पर जो हाई आयनिक बॉन्ड है, जो हाई मेल्टिंग पॉइंट है, यहाँ पर भी हाई है, यहाँ पर वेरी हाई है। एक्सेप्शन को, क्योंकि ये एक थ्योरी है, पूरी एक ओवरऑल पूरे कोवेलेंट के हिसाब से चल रही है, तो एक्सेप्शन को तो छोड़ देना है। पर बेसिकली जो क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो चीज़ समझाने की होती है, जो चीज़ ज़रूरी होती है, वो यही थ्योरी है। इसको आप अच्छी तरीके से पूरी समझ लें, और एक एक पॉइंट को आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लें। पेंसिल कॉपी पेन लेकर के बैठें और पूरी तरीके से इसको नोट डाउन करते रहें। आपको फिर बार बार इन चीज़ों को रिवाइज करें, आपको चीज़ें पूरी तरीके से समझ में आ जाएंगी। अब यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर सॉलिड अपने पास होते हैं, ये यहाँ बेसिकली हम बात करें पोलर नेचर के भी होते हैं और नॉन पोलर भी होते हैं, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले भी होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी कि ऐसे मॉलिक्यूलर सॉलिड जो पोलर नेचर के हों और क्रिस्टलाइन की फॉर्म में हों, क्रिस्टल की फॉर्म में हों, तो उन्हें मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड बोला जाता है। अब पोलरिटी तो आप पहले से भी जानते हैं भाई, देखो किसके बीच होता है, HCl के बीच में। नॉन पोलर कौन सा, Cl2 के बीच में, H2 के बीच में। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सी है, FON के बीच में। यानी कि यहाँ पर एक एग्जांपल हो सकता है HF, यहाँ पर हो सकता है वाटर मॉलिक्यूल जो आइस की फॉर्म में पाया जाता है, यहाँ हो सकता है NH3 मॉलिक्यूल्स। ऐसे मॉलिक्यूलर सॉलिड जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग रखते हों और वो क्रिस्टलाइन की फॉर्म में पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो ये हमारे पास पूरा ओवरऑल जो था टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने तरीके के होते हैं, आज की बेसिक क्लास के अंदर हमने पूरी, अगर हम शुरू से रिवाइज करने की बात करें तो क्या बताया कि सॉलिड मैटर क्या होता है। मैटर रिवाइज करिए आप मेरे साथ साथ पूरी चीज़ों को। मैटर क्या होता है और मैटर को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं। मैटर के 3 मैंने पार्ट बताए आपको, सॉलिड, लिक्विड और गैस। फिर हमने सॉलिड को पकड़ा और सॉलिड के टाइप बताए, कौन सा, क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमोर्फस सॉलिड। फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमने डिफरेंस बताया। पहला डिफरेंस हमने बताया लॉन्ग रेंज ऑर्डर, फिर शॉर्ट रेंज ऑर्डर। फिर उसके बाद बताया ये ट्रू सॉलिड होते हैं, फिर ये बताया स्यूडो सॉलिड होते हैं। फिर बताया थर्ड हमने कि इसका शार्प मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। उसके बाद बताया कि विद इन रेंज में पाए जाते हैं। और जो क्रिस्टलाइन होते हैं वो एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं और ये आइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं। उसके बाद हमने कंडक्टर को बताया।
कंडक्टर में हमने क्या चीज़ बताई, हमने बताया कि NaCl किस तरीके से कंडक्टर है। NaCl सॉलिड फॉर्म में कंडक्टर है कि नहीं है, लिक्विड फॉर्म में होता है, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में उसके आयन होते हैं। उसके बाद हमने मेटलिक बॉन्ड को आयरन का बताया, कर्नेल समझाया। कर्नेल एन इंपॉर्टेंट पार्ट, जो Fe2 पॉजिटिव आयंस होते हैं उसके अंदर बीच में पूरी रोड के अंदर मैंने बताया आपको, पूरी इस तरीके से पूरी रोड के अंदर इलेक्ट्रॉन जस्ट ऐसे समुद्र में पानी की तरह इस तरीके से, जस्ट इसको बोलेंगे सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे? सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। समुद्र में इलेक्ट्रॉन पानी की तरह इस तरीके से बिखरे हुए होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन का बिखरना ही कंडक्टिविटी का कारण है। Fe2 पॉजिटिव आयन या 3 पॉजिटिव आयन जो भी होते हैं आपके, वो कर्नेल कहलाते हैं आपके पास। कंडक्टिविटी का रीजन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कर्नेल है। उसके बाद में कहाँ कहाँ ये पाया जा सकता है भाई? आयरन की रोड हो सकती है, Zn की रोड हो सकती है, कॉपर हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है। उसके बाद हम आ रहे हैं यहाँ पर कोवेलेंट में। कोवेलेंट में हमने बताया डायमंड और ग्रेफाइट। डायमंड का कंडक्टिविटी ना होने का कारण क्या है? क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। डायमंड की जो हार्ड और उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, उसका रीजन क्या है? ड्यू टू देयर स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर रीजन है। उसके बाद मैंने बताया ग्रेफाइट कंडक्टर क्यों है। ग्रेफाइट के पास में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 में से 3 तो ऑक्यूपाई होते हैं उसकी शेप में, और शेप में ऑक्यूपाई होने की वजह से 1 इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। जो 1 इलेक्ट्रॉन फ्री है वही कंडक्टिविटी का रीजन है। हाँ, एक बात और बताया, ग्रेफाइट सॉफ्ट क्यों है? ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर आपने देखा लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे ऐसे करके आप जब बुक में देखेंगे स्ट्रक्चर तो आपको पूरी समझ में आता है। एक लेयर इस तरीके से, दूसरी लेयर के ऊपर ऐसे लेयर इस तरीके से, वो कितने लेयर्ड स्ट्रक्चर होने की वजह से वो सॉफ्ट नेचर का होता है। उसके बाद मैंने बताया आपको पास जो मोलिकुलर सॉलिड है, मोलिकुलर सॉलिड में वीक वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इनमें कौन सा होता है? पोलर, नॉन पोलर, हाइड्रोजन। तो आज की क्लास केवल इतनी है। हर चैप्टर को जितना भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है वो सारा का सारा फिर पढ़ने के बाद में उसको रिवाइज करने की कोशिश करो, उसे रिकॉल करो, फिर आपको पूरी तरीके से समझ आने लगेगा। थैंक यू वेरी मच।